प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर केमिस्ट्री क्लास में। आज हम लोग जो चौथी यूनिट है उसके एक चैप्टर जो है उसके बारे में हम डिस्कशन करना चाहेंगे और इस चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेज। जैसे कि विद्यार्थियों आपको पता है पीरियोडिक टेबल जो है हमारी, उसके पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने देखा कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और पी ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक के अंदर हमने डिस्कशन कर लिया, जिसके अंदर हम लोगों ने एल्केलाइन और एल्केलाइन अर्थ मेटल के बारे में डिस्कशन किया। डी ब्लॉक का डिस्कशन हम लोग बीएससी पार्ट सेकंड में करेंगे, लेकिन पी ब्लॉक का जो डिस्कशन है वो आपके इसी सिलेबस के अंदर हम लोग करेंगे। तो पी ब्लॉक का जो लास्ट जो ग्रुप है, जिसको हम लोग 18 नंबर ग्रुप कहते हैं, जिसको हम लोग इनर्ट ग्रुप कहते हैं, जिसको हम उत्कृष्ट ग्रुप कहते हैं, जिसके अंदर सभी गैसें उत्कृष्ट गैसें रखी गई है, उन ग्रुप का आज हम डिस्कशन करेंगे। अर्थात इसी का हम उत्कृष्ट गैसों को नोबल गैसेज के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेज। तो विद्यार्थियों आपको पता है कि ये जो नोबल गैसेज है ये पीरियोडिक टेबल के लास्ट ग्रुप में रखी गई है, और लास्ट ग्रुप जो है वो है 18 नंबर ग्रुप, जिसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करें तो ये पी ब्लॉक का है। तो पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? NP1 से NP6 तक। तो ये कौन सा हो गया? NP6 हो गया। तो इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो पी के अंदर रहेगा और पी भी पूरा भरा हुआ रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन गैसों के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर वैकेंट नहीं है, पी ब्लॉक पूरा भरा हुआ है, अष्टक पूरा कंप्लीट है। तो ये किसी भी प्रकार से अन्य किसी के साथ क्रिया नहीं कर सकती, इसलिए इस ग्रुप को हम लोग अक्रिय ग्रुप या इनर्ट गैसेज भी कहते हैं। ये सभी प्रकृति में गैसीय रूप में पाई जाती है, और इन गैसों के बीच में जो बंध होता है ना, उस बंधों को हम लोग कहते हैं दुर्बल बंध होता है। इसके बीच में दुर्बल बंध है तो हम उस बंध को कहेंगे वंडरवाल बंध। तो इनके बीच में वंडरवाल बंध होता है, उसकी सहायता से ये गैस अपने एकल परमाणु रूप में रहती है, क्योंकि ये दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करती। फिर भी इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, जिनन के कुछ कंपाउंड्स ज्ञात है। जिनन कुछ कंपाउंड जैसे ऑक्सीजन और फ्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड्स बनाती है, उसके बारे में हमारे इसमें एक डिस्कशन हम अलग से करेंगे। तो इंट्रोडक्शन जो है हमारा वो यही है कि ये 18 नंबर ग्रुप के अंदर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, और ये याद रखिएगा हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, ऑर्गन, जीनोन और रेडोन है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडोन। हीलियम 2 नंबर पे है, नियोन 10 नंबर पे, आर्गन 18 नंबर पे, क्रिप्टन 26 पे और जीनन 54 पे और रेडन 86 पे। और ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जिसके अंदर पी है वो पूरा भरा हुआ रहता है। आवर्त के शून्य वर्ग में कुल 6 तत्व है, बात कर ली हमने। ये कमरे के ताप पर गैसें हैं, ये भी बात हो गई। इन तत्वों में पहले अक्रिय गैस इनर्ट गैस कहते थे, कहा जाता था, क्योंकि असंयोजकता कोश में पूर्ण होने के कारण रासायनिक दृष्टि से क्रियाशील नहीं होती थी। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, देने, साझा करना, ये सब कोई काम ये नहीं करती। परंतु बाद में नील बार्टलेट साइंटिस्ट है, 1962 में जीनन तथा बाद में क्रिप्टॉन के भी कुछ यौगिक बनाने की बात की। इन गैसों में बहुत से यौगिक बनाए जा चुके हैं, अतः इन्हें अक्रिय गैस न कहकर के उत्कृष्ट गैस कहते हैं। ध्यान रखें, आप अक्रिय गैस हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ गैसेस इसके अंदर अलग कंपाउंड बनाने लग गई है, जैसे जीनन और क्रिप्टॉन। हम जानते हैं ये गैसें ज़्यादातर तत्वों से क्रिया नहीं करके आपके उत्कृष्टता जरूर प्रकट करती है। सोना, प्लेटिनम आदि उत्कृष्ट गैस धातुओं में समान इनकी कम क्रियाशीलता के कारण इन्हें उत्कृष्ट गैस कहना सार्थक है। प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाने के कारण इन्हें दुर्बल गैसें भी कहा जाता है। कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। हीलियम की लोकेर ने की, आर्गन को रेले ने खोजा, और रैमसे ने नियोन को खोजा, क्रिप्टन, जीनोन को रैम्पो व ट्रेवर्स ने खोजा, और रेडोन को डोर्ने व रेम्स ने खोजा। उत्कृष्ट गैसों का और सारणी में स्थान, ये हमने पहले डिस्कशन आपके सामने कर लिया, लास्ट ग्रुप में है ये। अब उत्कृष्ट गैसों का परमाणुीय गुण, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन पहले ही कर लिया। ये इसकी टेबल के अंदर, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये आप लोग देख करके अपने नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, याद भी कीजिएगा। अब हम बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। इसके भौतिक गुण क्या क्या है? उत्कृष्ट गैस एक परमाणुक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। प्रत्येक गैस के लिए CpCv का मान 1.66 होता है, 1.66 होता है। परमाणु आकार की बात करेंगे तो परमाणु आकार त्रिज्याओं के मान
उच्च स्तर के होते हैं और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ये बढ़ते जाते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ये त्रिज्याएँ अबंधी त्रिज्याएँ हैं, अतः इनकी तुलना अन्य तत्वों के वान डेर वाल त्रिज्या से करनी चाहिए, सहसंयोजक की त्रिज्या से नहीं, क्योंकि ये सभी एक परमाणुविक होती है। विलेयता की बात करेंगे तो पानी में ये बहुत कम घुलती है। परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी घुलनशीलता पानी में बढ़ती जाती है। तो हम कह सकते हैं हीलियम जो है वो पानी में नहीं घुलती, और आगे जाएंगे क्रिप्टन, रेडोन, जिनोन है वो पानी में घुल सकती है। गलनांक, क्वथनांक व वाष्पन की बात करें तो अत्यंत दुर्बल अंतर परमाणुक बल के कारण उत्कृष्ट गैसों के गलनांक, क्वथनांक, वाष्पन ऊर्जा कम होती है। यही कारण है कि इन गैसों का जो सॉल्वेशन द्रवीकरण कर पाना कठिन है। यद्यपि परमाणु क्रमांक बढ़ने पर क्वथनांक, गलनांक बढ़ने के कारण द्रवीकरण आसानी से हो जाता है। आयनीय ऊर्जा की बात करेंगे तो आवर्त में आयनीय बहुत सबसे अधिकतम होता है। स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास के कारण इलेक्ट्रॉन को लेने देने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, अतः इलेक्ट्रॉन बंधुता भी शून्य होती है। विद्युत ऋणता अभी तक ज्ञात नहीं की जा सकी। दीप्तीकरण की बात करें तो कम ताप पर विद्युत विसर्जन से रंगीन दीप्ति उत्पन्न करती है। हीलियम का विशिष्ट व्यवहार, ये ध्यान रखिएगा, हीलियम का क्या विशिष्ट व्यवहार है इन गैसों के अंदर। हीलियम गैस 4.2 केल्विन पर एक वायुमंडलीय दाब पर द्रवित हो जाती है। हीलियम गैस देखा ही होगा, हीलियम भरी जाती है एरोप्लेन्स के टायरों में भी। तो ये 4.2 केल्विन पर एक वायुमंडलीय दाब पर ये सॉल्यूट अपने द्रवित हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। 22 केल्विन ताप के नीचे एक वायुमंडलीय पर एक ऐसे द्रव हीलियम सेकंड में बदल जाती है जिसकी श्यानता विस्कोसिटी 0 थी, अतः इसे सुपरफ्लूइड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हीलियम को हम सुपरफ्लूइड क्यों कहते हैं, उसका रीजन यही है। यह ताप व ऊष्मा का अति चालक है, अतः यह क्वांटम यांत्रिकी द्रव कहलाता है। अब हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की। आणविक आयनों का बनना, जब हाइड्रोजन व किसी उत्कृष्ट गैस का मिश्रण या दो उत्कृष्ट गैसों का मिश्रण किसी विसर्जन नली जैसी उच्च ऊर्जा अवस्था से प्रवाहित किया जाता है तो कई प्रकार के निम्न द्विपरमाणुक धनायनिक प्रजातियां अथवा आयनिक आयनों का निर्माण होता है जो कि क्षणिक रूप से स्थायी है। जैसे हीलियम है तो हीलियम को विसर्जन नली में पास करेंगे तो He2 प्लस और इलेक्ट्रॉन से इसने रिमूव कर दिया। He फिर हाइड्रोजन के साथ यदि जुड़ सकता है तो HeH प्लस, फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। HeH प्लस फिर HeH प्लस 2 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया। तो इसी प्रकार से आर्गन के साथ रिएक्शन है। इस प्रकार हीलियम Li प्लस, हीलियम Ne प्लस और क्रिप्टन 2 प्लस आदि आयनों के अस्तित्व की जानकारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों हमें मिली है। क्लेथरेट यौगिक भी आर्गन बनाता है। ध्यान रखिएगा, क्लेथरेट या पंजर यौगिकों का बनना। पंजर का मतलब एक जालनुमा होता है, बाहर चारों तरफ से घेरे रखते हैं, बीच के सेंटर के अंदर एक अक्रिय गैस होती है या उत्कृष्ट गैस होती है। जब जलीय हाइड्रोक्विनोन, विलियन अथवा फिनोल तथा उत्कृष्ट गैस आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन को उच्च 10 से 40 वायुमंडलीय दाब पर ठंडा किया जाता है तो क्रिस्टलीय क्विनोल क्लेथरेट यौगिक बनते हैं। क्विनोल अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा परस्पर बंध जाते हैं। ये यहाँ देखिए हाइड्रोजन बंध बना हुआ है। क्विनोल अणु के H2O दूसरे ऑक्सीजन के H के साथ OH है तो ये दूसरे H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो इसमें यह हाइड्रोजन बॉन्ड का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्विनोल अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा परस्पर बंध जाते हैं जिससे उसके मध्य के छिद्र अथवा पिंजरानुमा संरचना बन जाती है जिसमें उत्कृष्ट गैसों के अणु फंस जाते हैं। पिंजरानुमा संरचना बनाने वाले क्विनोल अणुओं को होस्ट और उसके बीच में जो आर्गन जैसी उत्कृष्ट गैस फंसती है उसे हम लोग गेस्ट कहते हैं, जिसे हम गेस्ट बोलते हैं। उत्कृष्ट गैस अणु को गेस्ट बोलते हैं। जल के साथ भी उत्कृष्ट गैस इसी प्रकार का पंजक यौगिक बनाती है, मतलब क्लेथरेट कंपाउंड बनाती है, जिन्हें उत्कृष्ट गैस हाइड्रेट कहते हैं और इसे XH2O की होल 6 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उत्कृष्ट गैस के मेजबान अणुओं की कोई क्रिया नहीं होती और बंध भी नहीं बनता। इन यौगिकों को गर्म करने या उपयुक्त विलायक में घोलने पर उत्कृष्ट गैस वापस प्राप्त हो जाता है। हीलियम तथा नियोन का परमाणु आकार इतना छोटा होता है कि इनकी आकार की गुहिका छिद्र उपलब्ध नहीं हो पाता और बड़े छिद्र में गैसें फंसी नहीं रह सकती। हीलियम नियोन गैसों के पंजर यौगिकों का निर्माण नहीं करती। ध्यान रखिएगा, हीलियम और नियोन नहीं करती, आर्गन ही करती है क्योंकि उनका आकार बहुत ही छोटा होता है। अब जिनन की PTF6 से क्रिया। उत्कृष्ट गैसों के रासायनिक क्रांति लाने की पहली रासायनिक अभिक्रिया यही है, जिनन की PTF6 से क्रिया। उत्कृष्ट गैसों भी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकती है। जब जिनन को गहरे लाल प्लेटिनम फ्लोराइड के संपर्क में लाया जाता है तो वहाँ भी संतरी लाल रंग के एक नए यौगिक का निर्माण हुआ जिसे आरंभ में XePTF6- समझा गया। वास्तव में उत्पाद एक जटिल संरचना का यौगिक है जिसके लिए XeF6F+ PTF11- सूत्र अधिक उचित है। अब जैसे ये फॉर्मूला है इसके अंदर ये कंपाउंड हमारे को प्राप्त हो गया।
फ्लोरीन से क्रिया, जिनन की फ्लोरीन के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्रिया कराने पर विभिन्न उत्पाद बनते हैं, जैसे फ्लोराइड F2 के साथ रिएक्शन 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, Ni ट्यूब चाहिए, और ये X जिनन फ्लोराइड डाईफ्लोराइड ये अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर बन गया। इसी प्रकार से Xa जब 2F2 के साथ 2 अणु ले लेते हैं फ्लोराइड के, वही सेम परिस्थिति रखी, लेकिन यहाँ पर जो रेशियो है वो 1:5 लिया, 1:5 लिया, और यहाँ वायुमंडलीय दाब भी आपको 6 चाहिए। तो इसी प्रकार से जिनन और क्रिप्टॉन के कुछ अणु नए परम यौगिक बनाए गए, इसी कारण इनको अक्रिय गैस न कह करके उत्कृष्ट गैस कहा गया। उत्कृष्ट गैसों के उपयोग, हाइड्रोजन के पश्चात सबसे हल्की तथा अज्वलनशील होने के कारण वायुयानों के ज्वलनशील हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, वायुयान के जो टायर होते हैं, हवाई जहाज़ के टायर होते हैं, उनके अंदर हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये हीलियम हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस है। मौसम की जानकारी के लिए छोड़े गए गुब्बारों में भी हीलियम प्रोग्राम का उपयोग होता है। बड़े वायुयानों को हल्का रखने के लिए भी इनके टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है, और गोताखोरों को सांस लेने के लिए गैस या मिश्रण में ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाई जाती है। वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग तथा कुछ अन्य धातुक्रम प्रविष्टियों में अक्रिय वातावरण रखने के लिए हीलियम और आर्गन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की ये बातें हैं। अब ये कैंसर के अंदर भी इसका यूज होता है, मेडिकल साइंस के अंदर इन गैसों का उपयोग किया जाता है। कैंसर की चिकित्सा में अल्फा कणों के स्रोत के रूप में रेडोन का उपयोग होता है, और ये हीलियम व O2 का मिश्रण दमा के मरीजों को दिया जाता है। एस्थमेटिक जो होता है उसको हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। ये कई विद्युत उपकरणों में भी यूज़ की जा सकती है। आजकल प्रचलन में ये तेज़ रोशनी के लैंप है, जिसमें नियोन के गैस भरे होने के कारण इन्हें नियोन लैंप कहते हैं। रेडियो ट्यूबों में ऑर्गन गैस भरी जाती है। तो इस प्रकार से इनके उपयोग भी है। अब हम बात करें जिनोन का रसायन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस के अंदर भी कई बार आता है। प्रॉपर्टीज़ और ये आपके बनाने की जो विधियां हैं, ये तो आप लोग देख लीजिएगा। बनाने की विधियां तो केमिस्ट्री के हिसाब से क्या क्या मेथड, क्या क्या रिएजेंट, क्या क्या प्रोडक्ट है, आप लोग बना लीजिएगा। मैं इसके बारे में डिस्कशन करूँगा, इसके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की। स्ट्रक्चर्स की मैं बात करूँगा। यह विकृत चतुष्फलकीय होता है। ये सबकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। विकृत चतुष्फलकीय, जो कभी कभी सीसो भी कहते हैं। जिनोन यौगिकों की संरचना बंधन में जिनन के यौगिक बंधन 2 के सिद्धांतों के साथ संयोजकता बंध सिद्धांत और आणविक कक्षक सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत VBT है, इसके आधार पर भी इसको हम समझाया जा सकता है, और आणविक बंध सिद्धांत में MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर भी हम इसको समझा सकते हैं। अब हम बात करें संयोजकता बंध सिद्धांत की बात करें, तो संयोजकता बंध बनाने के लिए केंद्रीय जिनन को ऐसी उपयुक्त अवस्था में लाना आवश्यक है जिसमें आवश्यक संख्या में युग्मित इलेक्ट्रॉन हो। जिनन परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। जिनन में 5s और 5p, इन दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, जो 2, 4, 6, 8 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं इनके युग्मन से। अतः अन्य शब्दों में 5D कक्षक में उन्नत होने से संयोजकता कोष का फैलाव होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने की बात है, ये क्लियर यही बता रहा है कि अब इसमें से P में से एक इलेक्ट्रॉन D में चला गया, P में से दूसरा इलेक्ट्रॉन D में चला गया, P में से तीसरा इलेक्ट्रॉन D में चला गया, S में से एक इलेक्ट्रॉन D में चला गया, और फिर एक D खाली रह गया, S ये कंप्लीट भर गया। तो ये वैलेंसी ऑर्बिटल थ्योरी है, क्योंकि D ऑर्बिटल वैकेंट इसके पास प्रेजेंट है। तो जिनन के यौगिकों में बंधन को Xe व ऑक्सीजन परमाणु के मध्य की दूरी के आधार पर समझाया जा सकता है। यह दूरी जिनन ऑक्सीजन एकल बंध की तुलना में कम पाई जाती है, जिसमें जिनन व ऑक्सीजन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड और एक सिग्मा तथा एक D-P बंध की उपस्थिति का संकेत मिलता है। अतः जिनन में आवश्यक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस आधार पर निकाली जा सकती है कि प्रत्येक F व ऑक्सीजन परमाणु से बंध बनाने के लिए इसे क्रमशः 1 व 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। संकरण की बात करेंगे। संकरण सभी की यौगिकों का अलग अलग है। अब हम कुछ फ्लोराइड्स के बारे में, इसकी संरचना की बात करें, जिसमें XaF2 की बात करें, तो XaF2 के अंदर जो संकरण है वो sp3d होता है। F परमाणुओं के साथ बंध बनाएंगे, sp3d है, तो यहाँ पर देखिए 3p के, एक S 3p 4 और एक D 5 है, तो F 2 है, तो इसमें 3 लोन पेयर होंगे। तो 3 के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन युग्म इक्वेटोरियल पोजीशन में होंगे। XaF2 में लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा, वहाँ लोन पेयर अथवा बॉन्ड पेयर अथवा इस प्रकार से XaF2 एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है। XaF4 की बात करेंगे, तो XaF4 के अंदर भी sp3d
होता है। अब ये देखिए पहले XeF4 XeF6 इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले जो एग्जांपल लिया गया तो XeF2 का लिया गया है। तो Xe का इलेक्ट्रॉन विन्यास 5s2 5p6 पे, तो 5d इसके पास खाली है, तो p में से एक इलेक्ट्रॉन d में भेज दिया इसने, d में भेज दिया, तो जो संकरण है वो हो गया sp3d। sp3d संकरण हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए p3 है, इसमें p में इसमें 5 ऑर्बिटल हो गए हाइब्रिडाइज्ड, जिनमें से 3 ऐसे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सब में 2-2 है, लेकिन 2 ऐसे हैं जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पर F एक आकर के कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। इसी प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो एक लीनियर टाइप की होती है। तो इसी प्रकार से इन सब के स्ट्रक्चर्स भी आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, और अणुकक्षक सिद्धांत के आधार पर भी इसको हम लोग समझ सकते हैं। आप लोग चैप्टर पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, याद करके असाइनमेंट लिखें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।